को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट। सर काइंडली अपने सिस्टम का नेम रिप्लेस कर लें। सर अंजुम क्या साहब है जी, मेरा नाम क्या है? कैसे होगा चेंज? और इस सर वक्त नाम आप इसकी जूम की प्रॉपर्टीज में जाएं रूम की प्रॉपर्टीज में। तो आपको एक सेटिंग बटन नजर आ रहा होगा। मैं आपको अलग से कॉल करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा। हम्म। हो गया जाफर, हो गया ठीक है, रहने दे, हो गया, कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू। अहमद एजाज वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अभी क्वेश्चन, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ और क्वेश्चन की भरमार कर दी अहमद एजाज ने। तो अहमद एजाज सुनते जाएं, 75% वाली बात भी होगी और बातें भी होंगी। हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होता, ये बात हमने की। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होता। 10% वाला क्राइटेरिया लगा के देखना पड़ता है, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड जिसको हम कहते हैं। इन 10% वाले क्राइटेरिया को कहते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। 10% सेल्स वाला, 10% प्रॉफिट या लॉस वाला, उसमें टेक्निकलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 10% एसेट्स वाला, इन तीनों की बारीकियां और गहराइयां हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये 10% क्राइटेरिया लगाने के बाद अगर हम ये देखें कि जितने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं उनको जब हमने रिपोर्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नोट्स टू द अकाउंट्स में, तो जो सेल्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की होगी वो ओवरऑल सेल्स का 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हमारे पास 3 हैं, 4 हैं और टोटल सेगमेंट्स लेट से 40-50 हैं, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट की सेल्स ओवरऑल सेल्स का अगर 75% या उससे ज्यादा बनती है तो ठीक है। अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट की सेल्स ओवरऑल सेल्स का 75% नहीं बनती, उससे कम है, 1% भी कम है, 74 भी है, तो IFRS 8 कहते हैं ये काफी नहीं है। आपको मजीद सेगमेंट रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। हम कहते हैं जी कैसे करें, उनके तो क्वांटिटी थ्रेशोल्ड को मीट ही नहीं होता, ना 10% सेल्स है उनकी, ना उनके एसेट्स ओवरऑल एसेट्स का 10% है, ना उनके प्रॉफिट या लॉसेस ओवरऑल प्रॉफिट या लॉसेस का 10% है। तो किस बेस पे उनको रिपोर्टेबल डिक्लेयर करें? तो IFRS 8 कहता है आप रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर दें किसी भी बेस पे, बेशक वो कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं भी करते, आप उनको रिपोर्टेबल डिक्लेयर करें और तब तक रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते चले जाएं जब तक 75% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाए। ये क्या बात हुई कि तब तक करते जाएं? इसको फिर सुनिए। लेट्स से हमारे 3 या 4 सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, उनकी सेल्स ओवरऑल सेल्स का 60% बनती है, तो हमने एक सेगमेंट मजीद रिपोर्टेबल डिक्लेयर किया, लेकिन वो रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने से भी अभी 75% वाली क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल उसकी सेल्स 7% थी तो 67 हो गई। फिर हमने एक और सेगमेंट रिपोर्टेबल डिक्लेयर किया, उसकी सेल्स 5% थी, तो उसको मिला के 72% रिपोर्टेबल हो गए, अभी भी 75% वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। फिर हमने एक और रिपोर्टेबल डिक्लेयर किया तो उसकी सेल्स 2% थी, अब भी 75% वाली लिमिट रीच नहीं हो रही। तो फिर तब तक हम मजीद सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते चले जाएंगे जब तक 75% वाली लिमिट रीच नहीं हो जाती। इज इट क्लियर? तो 75% की लिमिट रीच होना जरूरी है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सेल या सेगमेंट जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी सेल्स ओवरऑल सेल्स का 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जी ये पॉइंट सबको क्लियर है, इंक्लूडिंग अहमद एजाज? जी अहमद एजाज। शाहताज अली खान, अगर 75% ना हुई तो हम रोने लग जाएंगे। मतलब करते रहेंगे। मेरी वो आखिरी स्टेटमेंट नहीं सुनी आपने
हम तब तक मजीद सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते चले जाएंगे जब तक जो सेगमेंट रिपोर्ट किए हमने उनकी सेल्स ओवरऑल सेल का 75% ना हो जाए। 75% से ज्यादा हो जाए, खिजर साहब कहते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने आपको बताया था कि अम्मी जी ने 1000 रुपए दिया, आप 900 रुपए का 950 रुपए का हिसाब किताब देंगे तो वो डांटेगी कोई नहीं। जितना ज्यादा हिसाब किताब दिया उतना बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट की लिमिट है, ये 75% एटलीस्ट होना चाहिए। जी खिजर साहब। शाहताज अली, आपका मसला भी हल हो गया। अगली कहानी सुने, अगली कहानी सुने। 75% लिमिट लगाने के लिए या उससे भी पहले अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फला फला सेगमेंट ग्रोइंग सेगमेंट है, मतलब लेट्स एक सेगमेंट है जिसका नाम है एक्स, सेगमेंट वाई, सेगमेंट जी, कोई सेगमेंट है, उसकी सेल्स ना ओवरऑल सेल्स का 10% है, उसकी एसेट्स ना ओवरऑल एसेट्स का 10% है, उसके प्रॉफिट्स ना ओवरऑल प्रॉफिट्स का 10% है, किसी लिहाज से वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि ये सेगमेंट हमने न्यू स्टार्ट किया अभी कुछ महीने पहले या कुछ अरसा पहले, कुछ इवन साल 2 साल पहले, लेकिन ये बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। हमें ये लगता है कि कुछ सालों में ये सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट होगा, इसकी सेल सबसे ज्यादा होंगी, इसके एसेट सबसे ज्यादा होंगे, इसके प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे, बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। लेकिन अभी तो स्टार्टअप है ये, इसलिए इसका सेल्स कम है, इसके प्रॉफिट्स कम है, इसके एसेट्स कम है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हमने। लेकिन फ्यूचर में हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, तो इसकी एसेट, इसकी सेल, इसके प्रॉफिट डेफिनेटली सबसे ज्यादा होंगे, या इसके अच्छे रीजनेबल प्रॉफिट्स होंगे, रीजनेबल सेल्स होंगी, रीजनेबल एसेट्स होंगे। तो मैनेजमेंट को अगर लगता है कि ये सेगमेंट की इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को बतानी चाहिए। अभी बेशक ये छोटा सेगमेंट है, स्टार्टअप है, इसकी सेल कम, प्रॉफिट कम, एसेट कम, लेकिन फ्यूचर में हमें लगता है कि इसकी सेल, प्रॉफिट और एसेट 10% या उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट अगर चाहे तो उस सेगमेंट को भी रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर सकती है। अब मैं उस दिन ना एक बात कर रहा था आपको, लेक्चर की आखिरी बात थी, आखिरी लेक्चर में आखिरी बात जो हुई थी ना, कि मैनेजमेंट के पास ये पावर तो है कि मैनेजमेंट किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल की लिस्ट में इंक्लूड करना चाहे तो कर सकती है। शहनाज सुन ले मेरी बात, मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार तो है कि किसी भी सेगमेंट को इंक्लूड करना चाहे तो कर सकती है, रिपोर्टेबल सेगमेंट की लिस्ट में इंक्लूड करना चाहे कर सकती है। लेकिन किसी ऐसे सेगमेंट को जो रिपोर्टेबल क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की वजह से रिपोर्टेबल है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकती। मैंने इसकी कुछ एग्जांपल दी थी, भाई जिसके पास टिकट है वो तो बस में ट्रेवल करेगा ही करेगा। हाँ, जिसके पास टिकट नहीं है आप उसको भी ट्रेवल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि जिसके पास टिकट है उसको बस से निकाल दें, उसका राइट है। तो जिस सेगमेंट का क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट हो गया वो लाजमी रिपोर्ट होगा। मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको एक्सक्लूड कर दे। हाँ, मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार है कि जिसके कोई क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा उसको भी रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वालिटेटिव बेसिस पे हो शनाज, वो किसी बेस पे हो, हमें लगता है कि इसमें ग्रोथ है, हमें लगता है कि इसकी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है या इसकी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी वजह से मैनेजमेंट को खुली छूट दी है। आईएफआरएस मैनेजमेंट को खुली छूट दे रहा है कि मैनेजमेंट चाहे किसी भी सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना तो वो कर सकती है, बेशक उसका कोई क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट ना हो रहा। शहनाज क्लियर होगी बात? चले, अब एक और बात सुने। एक ऐसा सेगमेंट जो पिछले साल रिपोर्टेबल था लेकिन अब रिपोर्टेबल नहीं रहा, पिछले साल उसकी सेल, उसके एसेट, उसके प्रॉफिट 10% से ज्यादा थे, लेकिन इस साल उसकी सेल, उसके प्रॉफिट, उसके एसेट 10% से ज्यादा नहीं है।
यूनुस बुजदार, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब बाद में देता हूँ, पहले मेरी बात को गौर से सुने। एक सेगमेंट जो पिछले साल रिपोर्टेबल था लेकिन इस साल रिपोर्टेबल नहीं रहा, तो मैनेजमेंट को अगर लगता है कि सिर्फ इस साल फला मसला हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, इस साल कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक क्रंच था जिसकी वजह से सेगमेंट की सेल कम थी या प्रॉफिट कम थे, तो लेकिन ये पिछले साल रिपोर्टेबल था, अगले साल फिर रिपोर्टेबल हो जाएगा, बस इस साल इसके साथ प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट को अगर लगता है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस आज भी है, शेयर होल्डर को इस इंफॉर्मेशन का इंतजार आज भी है, तो मैनेजमेंट उसको भी रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, वो मैनेजमेंट उसको भी रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहे कर सकती है, जो पिछले साल का भी रिपोर्टेबल था। तो मैनेजमेंट के पास इन दोनों बातों का निचोड़ यही निकलता है कि मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहे कर सकती है, किस बेस पे कि लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस आज भी है, पिछले साल में जो रिपोर्टेबल था। एक बात ये हो गई। एक बात इससे पहले जो की थी कि ये सेगमेंट ग्रोइंग है, फ्यूचर में इसकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ये हमें रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर देना चाहिए, कोई भी वजह। अब मैं रिदा साबिर और यूनुस बुजदार के क्वेश्चन देख लूं। सर इट मींस कि वो 10% से कम है लाइक 9 और 8%, बट 2 या 3% वाले सेगमेंट तो भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। रिदा, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। Aggregate of reporting is 40%, then we can we add 35% or more segment? Is there any minimum limit of aggregate? यूनुस बुजदार, क्वेश्चन आपका रिजेक्टेड, मुझे नहीं समझ आई आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी डिस्कशन शायद मुकम्मल हो जाएगी ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। शायद आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही ना पड़े फिर, जब मेरी डिस्कशन मुकम्मल हो जाएगी। मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है, कि मैनेजमेंट जिस सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहे कर सकती है, चाहे वो क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट ना भी कर रहा हो। जी, ये पिछले साल की बात हो रही है, पास्ट 1 ईयर की। शाहताज अली खान, पास्ट 1 ईयर की। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट को एग्रीगेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीगेशन। सेगमेंट एक है एक्स, एक है वाई, दोनों की सेल्स हैं 3% और या 4% और 7%। ये दोनों रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन ये सिमिलर सेगमेंट्स हैं। मतलब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। वो सिमिलैरिटीज क्या है वो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। हम इनको एग्रीगेट करते तो ये 11% बन जाती है, ये रिपोर्टेबल बन जाएंगे। लेकिन एग्रीगेशन के लिए एग्रीगेशन का एक क्राइटेरिया है। वो एग्रीगेशन का क्राइटेरिया कैप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। वो एग्रीगेशन तब हो सकेगी, यानी कि 2 सेगमेंट को हम मिला के 2 या 3
या 4 सेगमेंट को मिला के हम एक सेगमेंट कहना, इसको कहते हैं एग्रीगेट करना। क्या हम कभी 2 या 3 सेगमेंट को मिला के एक सेगमेंट का नाम दे सकते हैं? वो इस बेस पे कर सकते हैं कि आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, कि वो सिमिलर हो किस लिहाज से कि उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम हो। लाइक नेस्ले वालों की बात कर लें, वो योगर्ट भी बनाते हैं और दूध भी बनाते हैं। दूध भी है, योगर्ट भी है, और दूध में भी कई टाइप्स हैं उनके पास। मिल्क पैक भी है, लैक्टोजिन भी है जिसको वो स्किम मिल्क कहते हैं, फिर दूध सादा मिल्क भी है, फ्लेवर्ड मिल्क भी है। तो अब ये दूध और योगर्ट बनाते हैं। अब ये दूध का अगर वो सेगमेंट अलग लेके चल रहे हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर दूध का उनका अलग सेगमेंट है, योगर्ट का अलग सेगमेंट है, और दूध की सेल्स 4% है, योगर्ट की सेल्स 7% है, और वाइस वर्सा, तो ये दोनों सेगमेंट अलग अलग देखे जाए तो रिपोर्टेबल नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी प्रोडक्ट की नेचर सेम है, दोनों डेयरी प्रोडक्ट है, इनको कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन खाली नेचर को नहीं देखना, हमने देखना है कि क्या उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है। हाँ, हम कह सकते हैं दूध और दही का प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है, दोनों का रॉ मटेरियल भी एक ही है, दोनों के प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम होने हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग होनी है, पैकिंग होनी है, काफी सारे प्रोसेस सेम है। जी, IFRS 8 के नोट शेयर किए मैं आपके साथ। थर्ड, उनकी क्लास ऑफ कस्टमर भी सेम है। अच्छा, क्लास ऑफ कस्टमर का सेम होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जिन दुकानों पे हमने दूध देना, क्या उन्हीं दुकानों पे हमने दही देना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट भी बनाते हो, कॉस्मेटिक बनाते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट वाले कस्टमर ने कॉस्मेटिक तो नहीं लेनी। डेयरी प्रोडक्ट हमने किसी और दुकानों पे देनी है, कॉस्मेटिक हमने किसी और दुकानों पे देनी है। मतलब एक एग्जांपल सोच रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह का डाइवर्सिफाइड बिजनेस करते हैं जिसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, हम कॉस्मेटिक का भी काम करते हैं, हम खाने पीने की चीज भी बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में कॉस्मेटिक को और मैं डेयरी प्रोडक्ट को अगर मर्ज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का कस्टमर डिफरेंट है। चौथा पॉइंट, द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और प्रोवाइडर देयर सर्विसेज। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यूज करते हैं ना, वो भी प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। डेफिनेटली दूध जिस गाड़ी में जाता है उसी गाड़ी में योगर्ट जाता है। ऐसा नहीं है कि दूध हम जो है वो अलग से स्टोर पे बेचते हैं और योगर्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है। फिर ई, इफ एप्लीकेबल, उनका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी सेम है। आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर अब जो न्यू रेगुलेशन है पाकिस्तान की, दूध के ऊपर रेगुलेशन अप्लाई होंगी, वही दही के ऊपर भी होंगी, सेम रेगुलेशन है। जैसे पेट्रोलियम का जो रेगुलेशन है वो पेट्रोल के ऊपर भी वही अप्लाई होती है, डीजल के ऊपर भी वही होती है, मिट्टी के तेल के ऊपर, केरोसिन ऑयल के ऊपर भी वही है। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट उन सारी प्रोडक्ट का सेम है। तो हम मैं अगर पेट्रोलियम बिजनेस की बात करूं, हम 3 तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं, केरोसिन ऑयल भी बेचते हैं, हम डीजल भी बेचते हैं, पेट्रोल भी बेचते हैं। तो हम इन सबको एक ही सेगमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इनको एग्रीगेट कर सकते हैं। इनकी नेचर की, प्रोडक्ट की नेचर भी सेम है, प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है, कस्टमर रेंज भी सेम है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी सेम है। जो डीजल का रेट तय करता है ओगरा, वही पेट्रोल का रेट तय करता है, वही केरोसिन ऑयल का रेट तय करता है, तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी वही है। तो हम इन बेसिस पे किसी 2 सेगमेंट को या 2 या 3 या 4 सेगमेंट को हम एग्रीगेट करके एक सेगमेंट कह सकते हैं। ये जरूरत क्यों पेश आती है? ऐसी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये शायद ये सेगमेंट अलग अलग थे तो ये रिपोर्टेबल नहीं थे, हो सकता है एग्रीगेट होकर ये रिपोर्टेबल हो जाए। अच्छा, ये एग्रीगेट करना कोई लाजिम और मलजूम नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप एग्रीगेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस की वर्डिक्ट है मे बी एग्रीगेटेड। कहीं किसी आईएएस में विल लिख दिया जाए ना, विल बी एग्रीगेटेड, इसका मतलब है वो हुक्म दे रहा है। मे बी एग्रीगेटेड, मे का वर्ड जहां भी आ जाए किसी भी आईएएस में, तो वो उसका मतलब है वो आपको ऑप्शन दे रहा है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ऑप्शन दे रहा है आपको। तो एग्रीगेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें, ठीक है। तो ले जनाब, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अपने ना एक कॉपी पेंसिल उठा लें और मेरे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देखें। एक ऐसा सेगमेंट जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता, वो किन किन
बेसिस पे रिपोर्टेबल डिक्लेयर हो सकता है? हरी, अब मुझे इसका आंसर चाहिए विद इन 1 मिनट। एक ऐसा सेगमेंट जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड तो मीट नहीं कर सकता, नहीं कर सका, तो वो किस किस बेस पे रिपोर्टेबल डिक्लेयर हो सकता है? हरी अब इसका आंसर लिखें। एग्रीगेशन की बेस पे, अहमद एजाज ने एक जवाब बोला। दूसरा, मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन की बेस पे। तीसरा, प्रीवियस ईयर की बेस पे। बिल्कुल ठीक है जी। और चौथा, चौथी वजह भी कोई बताए? सेवन 75% क्राइटेरिया, फायजा खान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मल्टीपल जो है ना, आप समझ लें बेसिस पे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो सकते हैं। लेट मी शो यू अगेन। अब ये फ्लो चार्ट मैंने जो बनाया है ना, इसको देखिएगा। ये नोट्स आपके साथ व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। एक वो सेगमेंट है जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर लेते हैं, वो तो रिपोर्टेबल है ही है, ठीक है। फिर वो क्राइटेरिया है, फिर वो सेगमेंट है जिनकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को लगता है कि यूजफुल है, यानी कि मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 मैं नहीं सुन सकी। नंबर 1 क्या? चले फिर जिन ऐसे सेगमेंट जो 75% वाले क्राइटेरिया को लिमिट को रीच करने के लिए हम रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते हैं। ये 3 मेन रीजंस हैं कि जिनकी बेसिस पे हम सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते हैं। मैं आपको एक सीधी सीधी एक छोटी सी सादा सी एग्जांपल दूं। एक जॉब क्रिएट होती है किसी डिपार्टमेंट में या किसी इदारे में, तो हमने 1000 भर्तियां करनी है, वहां पे 10,000 या लाख एप्लीकेशन आ जाती हैं। जमीन आप चुप करके खामोशी से बात सुने। लाख एप्लीकेशन आती हैं, 1000 हमने भर्तियां करनी है, 1000 बंदे इंडक्ट करने हैं। तो ना क्या होता है, कुछ मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं, कुछ बंदे मेरिट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनका यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनका टेस्ट अच्छा होता है, उनका इंटरव्यू अच्छा होता है। कुछ होते हैं जो सिफारशी होते हैं, जो किसी मेरिट पे नहीं आते, कुछ सिफारशी हैं। और कुछ होते हैं जो कोटा पे आते हैं। कोटा पे उनका कोटा होता है कि फॉर एग्जांपल डिसेबल पर्सन का कोटा होगा, या माइनॉरिटीज का कोटा होगा, या प्रोविंसेस का या छोटे शहरों का कोटा होगा, रूरल एरिया का कोटा होगा। कुछ कोटा बेस पे आते हैं, ठीक है। और सारा कुछ करके भी अगर मेरे पास 900 बंदे आ रहे हो, लेकिन बंदे तो 1000 चाहिए, फिर 100 बंदे ऐसे हमें हायर करने पड़ेंगे जो ना किसी मेरिट पे होंगे, ना किसी रेफरेंस की बेस पे होंगे, ना किसी कोटा में आ रहे होंगे, लेकिन बंदे 1000 चाहिए, सिलेक्ट 900 हो रहे हैं। तो फिर मुझे 100 बंदे बिला वजह भर्ती और भी करने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 बंदा चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो हमें 4 बेसिस के ऊपर हम बंदे इंडक्ट कर रहे हैं। फिर सुन लें, एक वो जो मेरिट पे आए, एक वो जो रेफरेंस बेस्ड है सिफारशी लोग, एक वो है जो कोटा बेस्ड है, एक वो है जो हमने 1000 की लिमिट को रीच करने के लिए इंडक्ट किए, यानी कि हमें और बंदा कोई मिल नहीं रहा था, ना कोई रेफरेंस पे आया, ना कोई कोटा पे आ रहा था, ना कोई मेरिट पे आ रहा था, तो हमें बंदे और चाहिए थे। हमने कहा यार तुम भी बस आ जाओ, बस ठीक है आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल रेहान रेलेवेंट एग्जांपल है, आप सुने मेरी एग्जांपल को, बिल्कुल रेलेवेंट एग्जांपल है। मैं कोई आपको लगता है भोंगिया मार रहा हूं यार, मैं आपको इररेलेवेंट एग्जांपल क्यों दूंगा? बिल्कुल रेलेवेंट एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखते जाए, चारों बेसिस के ऊपर आपने सेगमेंट को रिपोर्टेबल किया। एक वो है जो क्वांटिटी थ्रेशोल्ड को मीट करके आए, यानी कि मेरिट के ऊपर, ये है मेरिट 10% वाला। एक वो है जिनको मैनेजमेंट ने सजेस्ट किया, यानी कि ये वो है जो सिफारशी हैं, जिनको मैनेजमेंट ने कहा कि हमें लगता है कि इनको रिपोर्टेबल होना चाहिए, हालांकि ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते। एक वो है जो आप सिर्फ और सिर्फ कोटा
बेस पे कर रहे हैं, यानी कि जिसका पास्ट पीरियड में हम कह रहे हैं कि ये रिपोर्टेबल था, या ये लगता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि ये इसकी इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है, ठीक है, तो वो हो गए कोटा बेस्ड। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी हमारी रिक्वायर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही, फिर वो आएंगे, हम लिमिट को रीच करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन चाहिए थे, हमने कहा कि हम कुछ ऐसे भी भर्तियां कर देंगे जो किसी भी तरीके से ना कोई उनकी कोई मैनेजमेंट ने कोई सिफारिश की है, ना वो 10% वाला जो है वो मेरिट मीट कर रहे हैं, ना वो किसी कोटा बेस पे हैं, तो हम इनको क्यों रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है ना, हमें वो 75% वाली लिमिट को रीच करना। हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम जो सेगमेंट रिपोर्टेबल हो उनका रेवेन्यू 75% या उससे ज्यादा हो। तो हम 4 बेसिस के ऊपर सेगमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों रेलेवेंट एग्जांपल नहीं थी? हाँ जी रेहान सर, कैसे ये रेलेवेंट एग्जांपल नहीं थी? गुस्सा दिला दिया आपने मुझे। देखिए ना, रेहान साहब हमें बताएंगे कौन सी रेलेवेंट एग्जांपल है। चलिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट हो सकते हैं कि बताएं ये फलां सेगमेंट ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है। तो दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। इस आईएफआरएस में ना मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लें 70% आईएएस तो ये है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है। वंस यू डिसाइड कि ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल नहीं है, अगला आईएएस बहुत आसान है। इसके बाद तो सिर्फ ये है कि डिस्क्लोजर क्या देने हैं हमें, ठीक है। तो मेन डिस्कशन आप ये समझ लें कि इस आईएएस की इस बेस के ऊपर है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है। सिर्फ ये डिसाइड करने में ज्यादा डिस्कशन है। वंस इट इज डिसाइडेड कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है, तो फिर अब डिस्क्लोजर क्या देना है। यानी कि इस आईएएस के 2 पार्ट समझ लें। पहला पार्ट कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं, और क्वेश्चन भी 2 तरह के आते हैं। और दूसरा पार्ट ये है कि अब ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो अब डिस्क्लोज क्या करना है, अब डिस्क्लोज क्या करना है। तो डिस्क्लोज क्या करना है, मैं अगर आपको मोटी मोटी बात यहां पे दिखा दूं कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है। 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है जनरल इंफॉर्मेशन, कि ये सेगमेंट है किस चीज का, ये करता क्या है, इसकी इनपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर इसका बताना है कि इसका प्रॉफिट कितना है, इसका लॉस कितना है, इसके एसेट कितने हैं, इसकी लायबिलिटी कितनी है, किसकी, रिपोर्टेबल सेगमेंट की। और फिर हमने बनानी है रेकंसिलिएशंस। ये रेकंसिलिएशंस क्या होती है, अभी क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो हमने 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है। एक, ये सेगमेंट है क्या, करता क्या है, बनाता क्या है, खरीदता क्या है, बेचता क्या है, इसके एसेट कितने हैं, इसकी लायबिलिटी कितनी है, इसके प्रॉफिट कितने हैं, इसकी लॉसेस कितने हैं, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन इसकी रिकंसिलिएशन क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीजें डिस्क्लोज करने का कह रहा है। अब ना एग्जामिनर क्वेश्चन भी 2 तरह के पूछता है, और इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैं जो बोलने लगा हूं ना वो ज्यादा टेक्निकल होगा कि बताएं कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन से रिपोर्टेबल नहीं। ये होगा पहली टाइप का क्वेश्चन। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि आपसे 2 पार्ट पूछेगा। एक पार्ट ये कि आप बताएं कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन से रिपोर्टेबल नहीं है, और दूसरा पार्ट जो रिपोर्टेबल है उनको रिपोर्ट करके दिखाएं, ठीक है। तो आप यूं समझें कि पहला पार्ट तो आपसे पूछा ही जाएगा लाजमी, अगर इस आईएएस में से क्वेश्चन आता है कि ये तो आपने लाजमी फैसला करना ही करना है कि कौन से रिपोर्टेबल है, कौन से रिपोर्टेबल नहीं है। अगला जो काम है पार्ट बी, वो हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए। वो क्या है सेकंड पार्ट, मैं रिपीट करता हूं कि जो रिपोर्टेबल हैं उनको रिपोर्ट करके दिखाएं कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है, क्या क्या रिपोर्ट करना है। अब CI1 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें हमने शायद पहले थोड़ी बहुत वर्किंग की थी, फुल नहीं की थी। इस क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट ए, विच ऑफ द बिजनेस डिवीजन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS 8 रिपोर्टिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो सिर्फ पार्ट ए को देखें, और इसका जवाब ऑलरेडी शायद आप मुझे दे चुके हैं कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वुड, फर्नीचर और स्पोर्ट्स, ये 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल है। वुड, फर्नीचर और स्पोर्ट,
नहीं, मेरा ख्याल है आपने बताया था कि वुड और फर्नीचर, मेरा ख्याल है। हाँ, स्पोर्ट्स रिपोर्टेबल नहीं था, पहले 2 सेगमेंट रिपोर्टेबल थे। फर्स्ट थ्योरी जो मैंने बताई वो एक्सप्लेन कर दें। इतनी देर से एक्सप्लेन क्या हो रहा था फिर? लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था और आज क्या डिस्कस किया? यही तो डिस्कस किया था कि कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है। ये सारी बातें कि 4 बेसिस के ऊपर सेगमेंट रिपोर्टेबल होते हैं। एक क्वांटिटी थ्रेशोल्ड जिसको मेरिट कह रहा हूं मैं, ठीक है, एक सिफारशी जो मैनेजमेंट ने सजेस्ट की है, फिर एक वो जो कोटा बेस पे आ रहे हैं, यानी कि जो पास्ट ईयर में थे उनको 20 साल भी कर दिया, और एक वो जो हमने 75% की लिमिट को रीच करने के लिए। तो ये 4 बेसिस में से किसी एक बेस पे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो सकता है। अब ये है पार्ट ए। पार्ट बी है कि रिपोर्ट करके दिखाएं। चले, अच्छा बच्चों, CI 1 का पार्ट बी करें। Will the answer be different from A if asset of supply segment are 1400? छोड़ दें इसको पार्ट बी को, बल्कि पार्ट ए हमने मुकम्मल नहीं किया था, पार्ट ए को मुकम्मल करते हैं। मैं ऑलरेडी IFRS सेट की क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं रेहान साहब, ठीक है। लिसन अगेन, ये पार्ट ए क्वेश्चन का हम करने लगे हैं। हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा, आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, एग्जाम में किस तरह से इसको लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। टेन परसेंट ऑफ सेल्स, कौन सी सेल? इंटरनल के एक्सटर्नल या दोनों मिला के? दोनों मिला के 698। तो जिस सेगमेंट की सेल 69.8 से ज्यादा होगी रिपोर्टेबल है, तो हम कहेंगे वुड रिपोर्टेबल जिसकी सेल 220 है। फर्नीचर रिपोर्टेबल जिसकी सेल 220 और 38 258 है। ये भी 258, 256 और 2 मिला के ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हम एक और हेडिंग देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। 10% ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने हैं? 10,200। 10,200 का 10%, 1020। तो कौन सा एसेट है, कौन सा सेगमेंट है जिसके एसेट 1020 से ज्यादा है, 1020 से ज्यादा है? वुड जिसके एसेट 4900 है। फर्नीचर जिसके एसेट 4100 है। दोनों रिपोर्टेबल हो गया। अब करेंगे बात ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिस ऑफ प्रॉफिट 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ 130। तो जिसका प्रॉफिट 13 से ऊपर है, तो वुड का प्रॉफिट 54 है, फर्नीचर का प्रॉफिट 45 है, और कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि वुड और फर्नीचर के अलावा कोई भी रिपोर्टेबल नहीं है? उस दिन मुकम्मल बात नहीं हुई थी, आज मुकम्मल बात करने लगे हैं। अगर मैं वुड और फर्नीचर को ही रिपोर्टेबल मानता हूं तो फिर एक मसला हो जाएगा। वुड और फर्नीचर की सेल्स कितनी है? वुड और फर्नीचर की सेल्स कितनी है? 220 एंड 256। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। एक दफा फिर देखने, 75% वाला जब क्राइटेरिया लगाना ना, वो किसके ऊपर लगाना है? एक्सटर्नल सेल्स के ऊपर के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के? तो 75% वाला जब क्राइटेरिया लगाना है तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स के ऊपर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स के ऊपर लगाना है। ठीक हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। हम सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स देखें CI 1 में इन 2 सेगमेंट्स की, तो कितनी बनती है? 220 एंड 256 इनका। और टोटल सेल्स कितनी बनती है? 650। इन दोनों का टोटल करें और देखें क्या ये 75% टोटल सेल्स का है? 220 और 256, 476 डिवाइड बाय 650,
ये टोटल सेल्स मिला के 73.2% ले जी, ये 75% वाली लिमिट तो रीच नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो अभी ना किसी फीमेल ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम नहीं याद, जमीना ने या शहनाज ने, मैंने कहा था अभी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब 75% वाली लिमिट तो रीच नहीं हो रही। अब हमने किसी मजीद सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना है, चाहे मैं स्पोर्ट्स का करूं, चाहे अप्लाई का करूं, चाहे अदर सेल्स को करूं, लेकिन किसको करना चाहिए कंपैरेटिवली जिसकी सेल ज्यादा है। लिसन अगेन, हमें किस सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहिए असूलन, जिसकी सेल बेशक अब तीनों की सेल 10% से ज्यादा तो नहीं है, ना स्पोर्ट्स की, ना अप्लाई की, ना अदर की, लेकिन जिसकी सेल इन तीनों में कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैथमेटिकली तो यही बात बनती है कि हम उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करें जिसकी सेल बेशक 10% से कम ही है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी सेगमेंट से ज्यादा है। अब स्पोर्ट्स और प्लाई और अदर को कंपेयर करें, इन तीनों में सबसे ज्यादा सेल किसकी है? स्पोर्ट्स की। तो अब मैं स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करूंगा। ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि हम अगर ये 75% वाली लिमिट को रीच करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप उन सेगमेंट को पहले रिपोर्टेबल डिक्लेयर करें जिनकी सेल कंपैरेटिवली ज्यादा है। हालांकि आईएफआरएस हमें मजबूर नहीं कर रहा कि आप स्पोर्ट्स को या अप्लाई को, किसको आप रिपोर्टेबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इट इज लॉजिकल, मोर लॉजिकल कि हम उस सेगमेंट को सिलेक्ट करें जिनकी सेल बेशक 10% से कम है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो स्पोर्ट्स विल बी द आंसर। हम स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने पे मजबूर हैं जी। हम अब स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने में मजबूर हैं। हालांकि स्पोर्ट्स किसी भी तरह से सेगमेंट वो नहीं हो रहा, क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा, मेरिट पे नहीं आ रहा, जिसको मैं कह रहा था मेरिट पे नहीं आ रहा। क्या ये सिफारशी है? नहीं, सिफारशी भी नहीं है। फिर असल में ना हमें 75% वाली लिमिट पूरी करनी, वो लिमिट पूरी करने के लिए हमने इसको जबरदस्ती रिपोर्टेबल डिक्लेयर किया। अब बाकियों को हम क्या कहेंगे? अदर्स। अदर्स कह लें या मिसलिनियस कह लें। 650 में से ये तीनों माइनस कर दें। हाँ, अब इंक्लूड करने के बाद बेशक 80% हो, 90% हो, मुझसे कोई परवाह नहीं है। मिनिमम की लिमिट थी 75%। जी, रिदा का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। अगर उसने खुद, मैंने कहा कोई सिफारिश नहीं आई, मैनेजमेंट ने किसी को सजेस्ट नहीं किया, अगर मैनेजमेंट कहे कि नहीं अप्लाई को कर दें, तो फिर हमें क्वेश्चन में मैनेजमेंट की बात को मानना पड़ेगा। हम फिर मैनेजमेंट की बात को मानते हुए अप्लाई को रिपोर्टेबल डिक्लेयर कर देंगे, फिर हमें स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने की रिदा जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने। तो 112 अगर रिमेनिंग है तो ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी के आंसर पे। व्हाट विल बी द आंसर? विल बी द आंसर डिफरेंट फ्रॉम ए? आंसर क्या डिफरेंट होगा ए से? अगर अप्लाई के एसेट 1400 बन जाते हैं, ये 400 ना होता तो 1400 होता, अगर तो ये भी 10,200 ना होता, ये भी 11,200 होता, फिर आंसर ही बदल जाता। तो पार्ट बी के मुताबिक, चले मैं यहीं पे कर देता हूँ, अगर ये 1400 होते ना एसेट्स अप्लाई के, तो टोटल एसेट 11,200 होते, और 11,200 का 10% लेते हैं तो 1120 आता। तो किस किस सेगमेंट के एसेट 10% या उससे ज्यादा है? वुड के, फर्नीचर के, और अब प्लाई के भी। अब मुझे बताएं कि प्लाई मेरिट पे आ गया, प्लाई 10% वाला क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट कर गया, अब मुझे क्या जरूरत है कि स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करूं जैसे पार्ट ए में किया था मैंने? पार्ट ए के मुताबिक, रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक मैंने स्पोर्ट्स को बिला वजह, मतलब जबरदस्ती इसको रिपोर्टेबल डिक्लेयर किया था, हालांकि कोई क्वांटिटी थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा था, मेरिट पे नहीं आ रहा था वो। लेकिन अब चूंकि प्लाई मेरिट पे आ गया, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करूं? स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर किए बगैर मेरा 75% वाला लिमिट पूरी हो जाएगी। आप चेक कर लें हाफिज नुमान, 75% वाली लिमिट रीच हो रही है।
हाँ 81.6 है, तो मुझे अब स्पोर्ट्स को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने की जरूरत ही कोई नहीं, तो मैं रिपोर्टेबल डिक्लेयर नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा उसने कि डिस्क्लोज करके दिखाया, डिस्क्लोज करने का नहीं पूछा उसने, उसने सिर्फ हमसे ये फैसला करवाया कि कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है। अब आएंगे CI2 पे। CI2 में दोनों काम करने को कह रहा है। पहले तो ये बताएं कि कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है, और दूसरा ये कि अगर जो रिपोर्टेबल है उनको रिपोर्ट करके दिखाएं। ठीक है, तो मैं ये CI2 आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। Zishan Limited is listed companies engaged in spinning, weaving, knitting, dyeing and home textile business. Results of each segment हमें जो है 30 जून के दिए हैं। हम इसकी ना कुछ डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि मैं सेल्स की बेस पे 34.2 की बेस पे अगर मैं सेगमेंट रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना चाहूँ, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि डिटरमिन द सेगमेंट, डिटरमिन रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो मैं इसका पार्ट ए करने लगा हूँ ऑन सेल्स बेसिस, सेल्स की बेस के ऊपर 10% ऑफ सेल्स लें तो 34.2 का 10%, जिसकी सेल 3.42 या उससे ज्यादा वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। हाँ जी बताएं। स्पिनिंग रिपोर्टेबल है, विविंग रिपोर्टेबल है, निटिंग नहीं, डाइंग नहीं, होम टेक्सटाइल नहीं, तो सिर्फ दो रिपोर्टेबल है। सिर्फ दो सेगमेंट ऐसे हैं जिनकी सेल 3.42 से ज्यादा है। अच्छा अब ये सेल्स लिखा है इसने, ये नहीं लिखा ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है कि दोनों है। नीचे वो बताएगा, इस टेबल के नीचे एक पैराग्राफ है, इंटर सेगमेंट सेल बाय स्पिनिंग टू वीविंग एंड नेटिंग टू फ्ला फ्ला फ्ला, वो भी सेल्स के अंदर शामिल है। तो यानी कि ये जो सेल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरनल एक्सटर्नल मिला के दोनों है। तो अच्छा हो गया, हमने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को मिला के ही कंसिडर करना होता है। ले जी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स तो फैसला हो गया। ऑन एसेट्स की बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, एसेट्स टोटल है 27.2 के, तो ये बनते हैं 2.72। तो बताएं जी, पहला स्पिनिंग वाला रिपोर्टेबल है, बिल्कुल है, उसके एसेट्स 15 है। वेविंग रिपोर्टेबल है, बिल्कुल है। निटिंग रिपोर्टेबल है, नहीं। डाइंग रिपोर्टेबल है, यस है। होम टेक्सटाइल नहीं है। तो एसेट की बेस पे 3 रिपोर्टेबल हुए। अब आते हैं प्रॉफिट की बेसिस पे, लेकिन प्रॉफिट हमें दिए नहीं हुए, हमें दिए हुए जीपी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनका डिफरेंस लेके ना यहाँ प्रॉफिट का एक कॉलम बना लें आप। जीपी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस लो तो प्रॉफिट आता है 1, माइनस करें नीचे, ये कैलकुलेशन करें 0.825 माइनस 0.275 0.55, फिर ये करें 0.2, 0.384 माइनस 0.175 0.209 और ये 0.1 आ जाता है। अब टोटल करूं तो 2.059 आता है।
अब इसकी बेस पे अगर देखा जाए 10% ऑफ 2.059, अच्छा आसानी अभी ये है कि सारे प्रॉफिट हैं, अगर कुछ का प्रॉफिट कुछ का लॉस होता तो टेक्निकल वर्किंग करनी पड़ती, तो जिसका प्रॉफिट 0.2059 से ज्यादा है वो रिपोर्टेबल है। हाँ जी, किसका ज्यादा है? स्पिनिंग का 1 है, वेविंग का 0.55 है, रिपोर्टेबल है। निटिंग का नहीं है, डाइंग का 209 है, हाँ नेट डाइंग का भी है। ले जी, ये 3 रिपोर्टेबल हैं, स्पिनिंग, वेविंग एंड डाइंग। बेसिस किस पे? प्रॉफिट की बेसिस पे। तो अब ओवरऑल तीनों बेसिस को मिला लें तो किसी भी लिहाज से निटिंग और होम टेक्सटाइल किसी भी लिहाज से रिपोर्टेबल नहीं है। निटिंग और होम टेक्सटाइल किसी भी लिहाज से रिपोर्टेबल नहीं है। तो रिपोर्टेबल 3 है बस, हर लिहाज से, स्पिनिंग, वेविंग और डाइंग। हमने हर लिहाज से परख लिया ये, तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कि शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट वुड बी डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोजर बनाना है, तो मैंने कहा था कि रिकंसिलिएशन का मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो अब रिकंसिलिएशन आपने देखनी है। डिस्क्लोजर कैसे बनेगा? में डिस्क्लोजर समझने बस कितना, एक क्वेश्चन, टोटल सेल्स कॉलम कितने बनाएंगे? एक बनाएंगे। हम बनाएंगे एक स्पिनिंग का, एक विविंग का, एक डाइंग का, और एक मिसलेनियस का, और एक टोटल का। हम पहले टोटल सेल लिखेंगे, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो मिला के, 20, 5.5 और 3.2, 20, 5.5 एंड 3.2, और बाकी 2 सेगमेंट जो रिपोर्टेबल नहीं है उनकी मिला दें, तो बनती हैं निटिंग की और होम टेक्सटाइल की 5.5, और टोटल बन जाती हैं ये 34.2। ओहो, हमने एक काम तो किया ही नहीं, हमने 75% वाला क्राइटेरिया अप्लाई करके देखा ही नहीं है। चेक नहीं करेंगे? बिल्कुल रेहान, हम चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको ना वो 75% वाली लिमिट चेक करवा देता हूँ। वैसे वो करेंगे, वो पहले कर देना चाहिए थी मुझे, मेरी गलती है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। इंटर सेगमेंट सेल पहले देख लें। इंटर सेगमेंट सेल का मतलब होता है इंटरनल सेल्स। स्पिनिंग ने वेविंग को की है, और स्पिनिंग ने निटिंग को भी की है। स्पिनिंग ने वेविंग और निटिंग दोनों को की है, 2 मिलियन की और 0.7 की। स्पिनिंग ने किस किस को किया है? वेविंग को और निटिंग को। कितने की? 2 और 0.7 की। यानी कि इसमें से इंटरनल सेल अगर मैं माइनस कर दूं 2.7, दोबारा देखें 2.7 कैसे? 2 को की है वेविंग को और 0.7 की है नेटिंग को। तो टोटल सेल स्पिनिंग ने कितनी की है इंटरनल? 2 और 0.7, 2.7। ये हम इंटरनल सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल सेल्स। तो एक्सटर्नल सेल्स कितनी हुई? 17.3 की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, इसी पैरा को दोबारा पढ़ते हैं। एंड वेविंग ने की है डाइंग को, वेविंग ने डाइंग को किया 1.5 की, वेविंग ने डाइंग को किया 1.5 की, वेविंग ने की है 1.5 की, जिसको मर्जी की है, लेकिन वेविंग की इंटरनल सेल्स है तो ये रह जाएगी 4। और बाकी पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, और किसी सेगमेंट ने इंटरनल सेल्स नहीं की। तो डाइंग की सेल्स कोई नहीं है, मिसलिनियस की इंटरनल सेल्स कोई नहीं है, तो एक्सटर्नल सेल ही हुई सारी की सारी। अब एक्सटर्नल सेल्स का टोटल कर लें, 2.7 और 1.5, 3.2, 4.2, ये बनता है एग्जैक्ट 30। अब इन 3 सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल्स का टोटल करें।
17.3 प्लस 4 प्लस 3.2, इनको 30 पे डिवाइड कर दें तो ले जी, ये तो 81 आ गया, तो 75% वाली क्राइटेरिया मीट हो गया 75% वाला क्राइटेरिया मीट। तो मुझे किसी और सेगमेंट को रिपोर्टेबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम पहले कर देना चाहिए था। मुझे इसका चूंकि जवाब पहले ही पता था, तो इसलिए मैंने काम पहले नहीं किया। आपको पहले कर लेना चाहिए था, सही हो गया। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये नोट्स दी अकाउंट्स में हम डिस्क्लोजर बना रहे हैं। जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, आप वहां पे सेल्स कितनी लिखेंगे, 34.2 की 30 की? फैसल और हाफिज नुमान कह रहे हैं 38 की। नहीं जनाब, जो 34.2 बोल रहे हैं ना, मुझे तो अब शक पड़ता है कि इनको कंसोलिडेशन भी नहीं आती। एक ने तो कमाल ही कर दी 38.4 की। सुने बच्चों, 34.2 बोलने वाले ना कंसोलिडेशन की कंसेप्ट रिवाइज कर लें। अगर शाहताज अली खान, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि 75% वाला क्राइटेरिया, मैं ये, अच्छा कैसे मीट हुआ वो बता देता हूँ आपको। हाँ, आपको कंसोलिडेशन से कंसेप्ट आपने नहीं सीखा था कि पेरेंट अगर सब्सिडरी को चीजें बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे, तो वो इंट्रा ग्रुप सेल्स है, वो ग्रुप के अंदर ही सेल्स हुई है, तो वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस में कभी रिपोर्ट होती है? वो तो कॉन्ट्रा हो जाती है। यहाँ एक सेगमेंट की सेल्स अगर दूसरे सेगमेंट की परचेज है, तो वो कॉन्ट्रा नहीं हो जानी? तो इंटरनल सेल्स हमेशा कॉन्ट्रा हो जाती है, क्योंकि एक सेगमेंट की सेल होगी तो दूसरे सेगमेंट की परचेज होगी। तो प्रॉफिट लॉस के फेस पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स आती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब प्रॉफिट लॉस के फेस पे ज्यादा ही एक्सटर्नल है, तो मैं डिस्क्लोजर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्यों शो करवाना? तो जनाब, डिस्क्लोजर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही शो करवानी है, ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि हमारी इंटरनल सेल्स भी थी और कितनी थी। तो फिर फॉर्मेट ये होगा कि हम टोटल सेल्स शो करेंगे, फिर उसमें से इंटरनल माइनस कर देंगे, और एक्सटर्नल की जो फिगर है ना, ये ले जाएंगे प्रॉफिट लॉस के फेस पे। मैं आपको साथ साथ प्रॉफिट लॉस का फेस बना के दिखा दूं, वहां पे जब आप सेल्स लिखेंगे तो 30 मिलियन की लिखेंगे। तो तरीकाकार क्या होगा कि आप जब ये नोट्स में ये सारी वर्किंग करेंगे, तो आप पहले टोटल सेल लिखेंगे, फिर इंटरनल माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो एक्सटर्नल है। शाहताज अली खान को बताएं जी, ये 75% वाला क्राइटेरिया मीट कैसे होगा? आप ये तीनों सेल्स एक्सटर्नल वाली ऐड करके 30 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है। ये बनती है 17.3 प्लस 4 प्लस 3.2, 24.5 की सेल्स बनती है। इसको अगर मैं 30 पे डिवाइड करूं तो ये 81% बनती है। ठीक है शाहताज अली खान, चले आगे चलते हैं। अच्छा, खाली ये इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है, हम अब शो करवाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हर सेगमेंट के, फिर हम शो करवाएंगे एसेट्स कितने हैं, फिर हम शो करवाएंगे लाइबिलिटीज कितनी हैं। बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ हमने, मैंने लिखा नहीं, नेट प्रॉफिट भी, ये ऊपर प्रॉफिट, नीचे नेट प्रॉफिट कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम शो करवाएंगे। ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज एसेट्स के हवाले से ये बना के दिखा देता हूँ ताकि रेकन्सिलिएशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। एसेट देखिए कितने हैं, 15, 4 और 4.5, 15, 4, 4.5, ये 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के, और बाकी 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो रिपोर्टेबल नहीं है। उनके एसेट्स क्या हैं, 1.2 और 2.5, 3.7। ये आज करना है साइन, कौन सी फीस, ये लेते जाओ फिर। 3.7 के मिसलेनियस एसेट्स हैं, लेकिन टोटल करें कितने बनते हैं, 15, 4, 19 और 23.5 और 27.2 बनते हैं, वही जो क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं। क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या बैलेंस शीट के फेस पे 27.2 जाएंगे या डिफरेंट अमाउंट होगी? क्या बैलेंस शीट के फेस पे क्या यही 27.2 जाएगा या अमाउंट डिफरेंट होगी? इसमें वो बुक्स के पैसे 7 वो डाल दी, वो क्यों नहीं भेज रहे यार, वो क्लोज नहीं करवाना? वो फिर अलग से, या फिर वो जब आते हैं तो उसमें से नहीं करवा लो। नहीं है मेरे जाज, ये फिगर नहीं जाएगी। क्यों? अब भूल गए कुछ, हमने उस दिन ये क्वेश्चन जब पूरा पढ़ा था, नीचे एक पैराग्राफ है, ऑपरेटिंग एसेट्स, सॉरी एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी हमें बताने 0.5 के, 0.25 के और 0.1 बिलियन के। हमारे 0.25 बिलियन के एसेट और भी है। वो कौन से एसेट है? वो ऐसे एसेट हैं जो किसी भी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए, हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। तो उनके साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसेट्स के नीचे लिखेंगे अदर एसेट्स, जो किसी भी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए, वो यहाँ पे आएंगे 0.25। फिर हम टोटल करेंगे 27.45, ये हम उसको कहेंगे टोटल एसेट्स। असल में बैलेंस शीट के फेस पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पे, तो वो एसेट भी जाएंगे जो किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। तो एसेट वहां पे जो जाएंगे ना, वो जाएंगे 27.45। उसमें से 0.25 के एसेट ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस के होंगे, जो किसी सेगमेंट को रिपोर्ट या एलोकेट नहीं हुए। ये बात सबको क्लियर है? 27.45 वाली बात क्लियर है सबको? जी, 27.45 वाली बात क्लियर है? अच्छा, इस काम को कहते हैं रेकंसिलिएशन। रेकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है, दो डिफरेंट फिगर को कंपेयर करना, और वो अगर आपस में मैच नहीं हो रही तो उनको मैच करवाना। अब असल में बैलेंस शीट के अंदर जा रहे होंगे ये वाले एसेट्स, लेकिन सेगमेंट का टोटल करें तो ये बनते हैं, तो ये आपस में मैच नहीं कर रही इंफॉर्मेशन। तो जब मैंने अदर एसेट लिख दिया तो ये रेकंसाइल हो गए। तो असल में ये रेकंसिलिएशन है जो IFRS 8 हमसे डिमांड करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दोबारा वो रेकंसिलिएशन का वर्ड पढ़ाता हूँ कि क्या उसने कहा था। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके साथ ही हमारा IFRS 8 कंप्लीट हो गया।
जी शनाज, ये वाकई बहुत ईजी आई है। GCI 1 का आंसर भी देख लें, कर लें आप, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जी फिर नया ईयर स्टार्ट करें, न्यू ईयर स्टार्ट करें। जी मैं आपको बता रहा था कि 3 चीजें आईएएस डिमांड करता है। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन के सेगमेंट है क्या, उसके एसेट और लायबिलिटी के साथ रिकंसिलिएशन भी डिमांड करता है। ये सारे एसेट्स का टोटल मिला के क्या कंपनीज के एसेट्स का टोटल सेम आता है? अगर सेम नहीं आता तो इसका मतलब है कि कुछ एसेट ऐसे हैं जो किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए, तो उसको रिकंसाइल कर दें। ये रिकंसिलिएशन वो हमसे डिमांड करता है। इस तरह से हमारा ये आईएएस कंप्लीट हो जाता है, IFRS 8। कुछ बच्चे कह रहे हैं IFRS 8 के नोट्स मैंने शेयर नहीं किए। मेरा तो ख्याल था मैंने कर दिया, लेकिन मुझे क्लास के बाद आप इवनिंग में या नाइट में आप मुझे याद करवाएंगे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। मैं कर दूंगा जनाब, दोबारा कर दूंगा, कर दूंगा। अच्छा क्या जनाब, नहीं किए होंगे शेयर, कर देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। अब हम ना स्टार्ट कर रहे हैं IAS 33। IAS 33 EPS पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? IFRS 8 जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो काफी बच्चों ने कहा कि हमने तो IFRS 8 पहले भी पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या EPS भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने पहले? ले जी, EPS स्टार्ट करने लगे। मंसूर साहब EPS का पूछा है, अर्निंग पर शेयर IAS 33, अर्निंग पर शेयर EPS। जी मैं आपके साथ EPS के नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, और IFRS 8 के नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, कैच करें। जी खुश है, दोनों शेयर कर दिए मैंने आपके साथ। दोनों कर दिए मैंने आपके साथ।
ठीक हो गया। तो मैं इसको जरा स्पीड से इस आईएस को करूंगा। ये भी बड़ा छोटा सा आईएस और इजी सा आईएस है, जिस तरह हमने वो पढ़ दिया IFRS 8 इसी तरह से आई, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है जो कि IFRS 8 से ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर, गौर से देखिए रेहान खान, आप जरा गौर से देखें, गौर से देखेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कौन से नोट शेयर किए। गौर से देखें इसको। चैप्टर 9 है, IFRS 8 है, ठीक है ना, तो जज्बाती ना हो। EPS, अर्निंग पर शेयर, ये एक IS है, एक रेशो के ऊपर, IS 33। ये IS एप्लीकेबल है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। लिस्टेड कंपनी से ये रिक्वायर्ड है कि रिपोर्ट करेंगी EPS इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट के बाद EPS अपनी शो करेंगी, अर्निंग पर शेयर। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। लेकिन EPS कैलकुलेट कैसे होती है ये बड़ी लंबी डिस्कशन है। तो अर्निंग पर शेयर, शेयर का मतलब यहां पे समझ लें ऑर्डिनरी शेयर्स है। यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हम लफ्ज बोलते हैं EPS अर्निंग पर शेयर, तो शेयर का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर लिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है नीचे ऑर्डिनरी शेयर, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अभी आप नहीं लिखेंगे इसको, मैं गलत लिख रहा हूं, मैं इसको काट के ठीक लिखूंगा फिर। लेकिन ऊपर वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर के हिस्से में आना है। मैं आसान लफ्ज बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर के हिस्से में जो प्रॉफिट आना है, इसके लिए हम वर्ड बोलेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। वो कौन सा प्रॉफिट है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से माइनस करने की मुझे जरूरत है या ऑलरेडी माइनस हो चुका है? मेरा इनफैक्ट आपसे क्वेश्चन है कि क्या प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट लॉस में माइनस हो चुका होता है कि बाद में करते हैं माइनस? अहमद इजाज कहते हैं कि ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? बाद में करते हैं, माइनस हो चुका। हाफिज कहते हैं, तजीम कहते हैं बाद में करते हैं। अहमद इजाज कहते हैं PBIT से माइनस हो चुका है, ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी माइनस, ऑलरेडी माइनस, ऑलरेडी डिडक्टेड। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं कि माइनस हो चुका है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि माइनस अभी करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सबका जवाब गलत ही है। जो कह रहे हैं माइनस कर चुके हैं वो भी गलत कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि माइनस करना है वो भी गलत कह रहे हैं। असल में सही जवाब तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इरिडीमेबल। IFRS 9 के वक्त ये बात भी मैंने बताई थी। प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। हाँ जी, हाँ जी, अब आप कहेंगे मैं रिडीमेबल की बात कर रहा था। अच्छा, मुझे बताएं कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल ये डेट होते हैं कि इक्विटी होते हैं? इसके ऊपर मैंने आपको मिसाल दी थी। इरिडीमेबल जो वापस ही नहीं करने हैं, वो फिर डेट कहां से, वो लायबिलिटी कहां से, वो तो इक्विटी का पार्ट है। और जो वापस कर देने हैं कभी ना कभी, तो वो डेट है। यस। अब आप खुद सोचें कि इन दोनों के ऊपर जो हमने रिटर्न पे करना ना, इनको कॉमनली हम कहते हैं डिविडेंड। लेकिन IS 32 के मुताबिक ना, रिडीमेबल के ऊपर जो आप डिविडेंड पे करते हैं वो इंटरेस्ट रेट होगा।
और इंटरेस्ट कहाँ आता है? बिफोर पैट। ये पैट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है। लेकिन अगर आप इरिडीमेबल के ऊपर डिविडेंड पे करेंगे तो इरिडीमेबल तो होता ही इक्विटी है, और इक्विटी के ऊपर दिया गया डिविडेंड डिविडेंड ट्रीट होता है। और डिविडेंड कहां पे आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, जो कि डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आफ्टर पैट आता है, वो पैट के बाद माइनस होता है। तो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि पैट में से क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है कि करना है? क्या माइनस हो चुका है कि मैंने करना है अभी? तो इसका जवाब है मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। कौन सा? इररिडीमेबल शेयर्स वाला। रिडीमेबल वाला तो माइनस हो चुका होगा, इररिडीमेबल वाला माइनस करना है। हम्म, हम्म। हाँ, इररिडीमेबल डिविडेंड हमने माइनस करना है, रिडीमेबल माइनस हो चुका होगा। अब एक छोटा सा डाटा बनाता हूँ, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ये कहूं कि 2019 के अंदर हमारा प्रॉफिट है 5 मिलियन, प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर कर देते हैं, या अगर लेना है प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला तो वो ले लेते हैं 2 लाख रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो 1 मिलियन है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? अभी आपने ना फॉर्मूला नोट करना है ना एग्जाम्पल नोट करनी है। 5 मिलियन माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो 4.8 रुपीज, 4.8 पर शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी ने एक शेयर के बदले में 4.8 का प्रॉफिट कमाया है, अर्निंग हुई है। ये हमें डिविडेंड नहीं दिया, ये एक होता है डिविडेंड पर शेयर कि हमें कितना डिविडेंड दिया है। हम यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक शेयर के बदले में कंपनी ने कितना कमाया है, या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेरे हिस्से कितना आता है। मेरे पास एक शेयर अगर है तो मेरे हिस्से वो 4.8 का प्रॉफिट है। तो कंपनी ने एक शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट कमाया है पर शेयर। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, वो भी चले आपसे पूछ लूं। प्रेफरेंस शेयर मजीद उसकी 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ये बात पता है आपको? जिस तरह प्रेफरेंस शेयर की आपने 2 टाइप्स पढ़ी ना, रिडीमेबल इररिडीमेबल, एक होते हैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। क्या होते हैं फर्क? क्यूमुलेटिव ऐसे, अच्छा पहले तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव को भी छोड़ें। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर एक रूल तय है कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर ये लाजिम नहीं होता कि प्रॉफिट हो तो डिविडेंड भी होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, इसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर इसलिए कि ये डिविडेंड लाजमी मिलता है, लेकिन शर्त यह कि प्रॉफिट होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड।
हाँ जी, हाफिज नुमान और उमर यार ठीक कह रहे हैं। तो अब सुने, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में फर्क ये है कि आज 2019 में अगर लॉस हो जाता है तो 2020 में जब प्रॉफिट होगा तो क्या 19 का भी डिविडेंड मिलेगा? अगर तो उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव, तो पिछले साल का डिविडेंड जो नहीं मिला था लॉस की वजह से वो भी मिलेगा, क्यूमुलेट हो गया वो डिविडेंड। लेकिन अगर लिखा हुआ नॉन क्यूमुलेटिव तो पिछले साल का डिविडेंड जो लॉस की वजह से नहीं मिला था वो अब नहीं मिलेगा, वो एक्सपायर हो गया। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है अहमद एजाज। तो क्यूमुलेटिव ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर कभी लॉस वाला डिविडेंड ना मिले वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और नॉन क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, जिस साल मिलना था नहीं मिला, वो एक्सपायर हो गया, अगले साल अगले सालों का तो मिलेगा, पिछले किसी साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। मैं अगर क्वेश्चन में चेंज ये करूं कि अगर ये पैट नेगेटिव हो, नेगेटिव पैट का मतलब है, नेगेटिव पैट का मतलब है लॉस, नेगेटिव पैट का मतलब है लॉस। हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या 2 लाख माइनस करूं कि ना करूं? प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है। क्या 2 लाख का डिविडेंड पे होगा कि नहीं होगा? क्या 2 लाख का डिविडेंड पे होगा कि नहीं होगा? हाँ, डिपेंड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर बच्चों ये नॉन क्यूमुलेटिव है ना, तो इस साल तो पे नहीं हुआ, ये फ्यूचर में भी पे नहीं होना, ये होना ही नहीं है। जब होना ही नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये माइनस नहीं करना फिर, क्योंकि इस साल तो नहीं दिया, अगले साल भी नहीं देना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्यूमुलेटिव, तो फिर इस साल पे नहीं किया लेकिन कभी ना कभी पे तो करना है, फ्यूचर में पे करना है, तो माइनस करूंगा मैं। ये तो तय है कि इस साल लॉस है, 2 लाख का डिविडेंड नहीं देना, इस साल नहीं देना। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अगले साल भी नहीं देना? अगर अगले साल भी नहीं देना फिर माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्यूमुलेटिव है, हमें लगता है कि इस साल नहीं दिया तो अगले साल देना पड़ेगा ये वाला डिविडेंड, तो फिर माइनस करना है। क्या बात समझ आई? कि क्यूमुलेटिव हर हाल में माइनस करना है। हाँ, दोबारा, क्यूमुलेटिव हर हाल में माइनस करना है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, नहीं तो नहीं करना। नहीं, रेहान खान आपको लगता है एक्रूवल कंसेप्ट नहीं आता? वो कहता है नेक्स्ट ईयर माइनस कर देंगे जब पे करना है। और भाई एक्रूवल कंसेप्ट के मुताबिक इस साल के प्रॉफिट में से पे करना है। बात समझ आ गई ना? हाँ। तो ये बात तय हुई कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस करना है, क्यूमुलेटिव तो हर हाल में करना है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव सिर्फ तब करना है अगर प्रॉफिट हो, अगर लॉस होगा तो माइनस नहीं करेंगे। ये सारी बात मैंने नोट्स में लिखी हुई है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, such preference dividend will only be deducted from profit if dividend अनाउंस होते हैं, और अगर क्यूमुलेटिव है will be deducted from profit even they are announced or not, अनाउंस हो या ना हो वो माइनस कर दें। नहीं, अपना क्लास खत्म होने दें, फिर क्लास खत्म होते ही नमाज पढ़ लेंगे। अब टाइम थोड़ा है और डिस्कशन ज्यादा है। तो ले जी, मैं फॉर्मूला को दोबारा लिखता हूँ। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाई, प्रॉफिट के बजाय लॉस होता तो क्या करते। अब दोबारा एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट ही है। अच्छा, लॉस होगा तो फिर क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे 4.8 लॉस पर शेयर। इसको फिर अर्निंग पर शेयर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? लॉस पर शेयर। ठीक है,
तो नेगेटिव ईपीएस को हम कहते हैं लॉस पर शेयर। ले जी, दोबारा उस डेटा पे आ गया मैं। अब इस डेटा में ना एक चेंज करता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो फर्स्ट जनवरी को 1 मिलियन थे, लेकिन फर्स्ट अप्रैल 2019 को हमने 2 लाख शेयर इशू किए। तो आज 31 दिसंबर 2019 है। अब बच्चों मुझे ना एक कंफ्यूजन है कि मैं नीचे नंबर ऑफ शेयर्स क्या लिखूं, 10 लाख लिखूं कि 12 लाख लिखूं। क्या कहते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए? दस लाख लिखा जाए कि 12 लाख लिखा जाए? अब आईएएस कहता है कि नहीं। हाँ शहनाज, आईएएस ये कहता है कि आप ना 10 लिखेंगे ना 12, क्योंकि साल के पहले 6 महीनों में, सॉरी पहले 3 महीनों में आपके पास 10 लाख शेयर थे और उसके बाद आपके पास 12 लाख शेयर थे। और प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर है। ये जो 5 मिलियन का प्रॉफिट है ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उनमें से 3 महीने ऐसे हैं जब आपके पास 1 मिलियन शेयर थे और 9 महीने ऐसे हैं जब आपके पास 1.2 मिलियन शेयर थे। तो यहाँ पे असल फॉर्मूला अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, पहले आपको मैंने नोट करने से मना किया था। फॉर्मूला पूरा ये है ईपीएस का, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन से वाला, इरेडीमेबल वाला। नीचे हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है? सॉल्यूशन, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है? हम 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा साल रहे हमारे पास 12 महीने, 12 बाय 12 1 मिलियन आ जाएंगे। लेकिन जो 2 मिलियन के इजाफी शेयर थे वो हमारे पास रहे सिर्फ 9 महीने, तो 1.5 लाख आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे 11,50,000। 11,50,000 शेयर। तो ना 10 लाख लिखना है ना 12 लाख लिखना है, 11,50,000। तो इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, जवाब मिल गया आपको। अब ये कैलकुलेट करते हैं जी क्या आंसर आता है, और फिर इसके बाद आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 मिलियन डिवाइड बाय 200,000 4.8 आया, डिवाइडेड बाय 1150,000, ये बनता है 4.17। 4.17। तो फॉर्मूला क्या होगा, पैड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन से वाला, इरेडीमेबल, और नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। होपफुली कल हम स्टार्ट कर देंगे कंसोलिडेशन का सेकंड पोर्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन जिसको मैं कहता हूँ, वो कल हम स्टार्ट कर देंगे। ईपीएस खत्म होते ही आगे चलते हैं जी। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन।
2019 की बात है कि हमारा पैट आया कोई भी एक फिगर एज्यूम कर लेता हूं, 8 मिलियन का पैट है। प्रेफरेंस डिविडेंड कोई नहीं है, जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो हम एज्यूम करेंगे कोई नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारे 1 जनवरी 2019 को ऑर्डिनरी शेयर्स थे 1 मिलियन। 1 अप्रैल 2019 को हमने बोनस इशू किए। सब समझते हैं बोनस शेयर किसे कहते हैं, तो 2 लाख बोनस शेयर इशू किए हमने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें। अब ये ईपीएस कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं जी, जल्दी से बताएं। ऊपर आएगा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इस क्वेश्चन में कोई नहीं, डिवाइडेड बाय नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 8 मिलियन माइनस 0 जी, डिवाइडेड बाय हरी अप डिवाइडेड बाय तो मजे की बात सुने जनाब, डिवाइडेड बाय पूरे 12 लाख। ठीक है, नहीं ठीक, आप तो कहेंगे नहीं ठीक। 8 मिलियन को हम 12 लाख पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 6.67। ये क्या बात हुई, 10 लाख साल के शुरू में थे, 2 लाख और इशू हो गए, 10 और 2 12। मैंने नहीं किया वेट, वेटेड एवरेज कैलकुलेट नहीं की। क्यों नहीं की? अब आप रूल लिखेंगे IAS 33 के, बोनस के 2 रूल लिखेंगे आप, 2 रूल बोनस के। बोनस जब भी इशू होगा इसके 2 रूल आप अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, बोनस शेयर्स आर नेवर वेटेड। बोनस शेयर्स को वेट नहीं किया जाता। वेट ये इंतजार वाला वेट नहीं है, ठीक है, वेटेड एवरेज वाला वेट है। बोनस शेयर्स आर नेवर वेटेड। अच्छा, वेट ना करने के पीछे एक एजम्पशन छुपी हुई है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो एजम्पशन में ब्रैकेट में लिख देता हूं, यानी कि ये एज्यूम किया जाएगा कि बोनस वर इशूड एट स्टार्ट ऑफ द ईयर and existed throughout the year। हम यानी कि ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि बोनस साल के शुरू में ही इशू हो गया था और सारा साल एग्जिस्ट करता था। जब सारा साल एग्जिस्ट करता था तो वेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम बोनस को वेट नहीं करेंगे। हालांकि अभी 2-4 मिनट पहले मैंने आपको वेटेड एवरेज सिखाई है, वो बोनस के अलावा थी बात। अब बात हो रही है बोनस की, तो बोनस इशू होगा तो वेट नहीं करेंगे। ठीक है,
लॉजिक बताऊं कि रहने दूं? लॉजिक बताए बगैर भी इस बात को आप रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक पूछेंगे तो बता भी दूंगा, नहीं पूछेंगे तो गुजारा फिर भी हो जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं अभी आपको साहब, जाफर साहब, सुहानी साहब, मेरी आवाज अगर आ रही है? चले बच्चों, मेरी स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर है? चले, ओके, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। असल में वेट करने की लॉजिक क्या थी, शेयर्स की वेटेज कैलकुलेट करने के पीछे लॉजिक क्या थी? पहले 3 महीनों में हमारे पास पैसे कम थे, फिर शेयर होंगे, पैसे आ गए होंगे। शेयर इशू करने से पैसे आते हैं ना नॉर्मली, कम था, प्रॉफिट कम हुआ होगा, अगले 9 महीनों में सरमाया ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। लेकिन बोनस शेयर ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वजह से पहले 3 महीनों में जो सरमाया था अगले 9 महीनों में भी उतना ही, क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री शेयर है। तो प्रॉफिट IAS 33 ऐसी सिचुएशन में कहता है फिर वेट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, जब प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा तो पहले 3 महीने के प्रॉफिट और अगले 9 महीने के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं होगा, तो फिर वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चले जी। अब वेट नहीं करना, पहला रूल तो ये था। अहमद इजाज ने कहा इनको इग्नोर करना चाहिए। कैसे इग्नोर कर सकते हैं, सौतेले हैं हमारे, क्या हमने इनको इशू नहीं किया? क्या हम इनको डिसोन कर देंगे हमारे शेयर आइए? क्या इनके ऊपर डिविडेंड नहीं देना आप लोगों ने? क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिविडेंड सिर्फ उन शेयर के ऊपर दें जो पैसों के बदले में इशू हुए और बोनस शेयर के ऊपर डिविडेंड ना दें? अर्निंग नहीं दे रहे अहमद इजाज, लेकिन क्या इनके ऊपर डिविडेंड भी नहीं दोगे? चले, मेरा एक सादा क्वेश्चन है कि क्या बोनस शेयर रखने वाला क्या शेयर होल्डर नहीं कहलाया जाएगा? क्या वो ये नहीं देखना चाहता मेरे शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट कमाया गया? ठीक है ना? चले, माशाल्लाह आपको समझ आ जाती है सारी बातें आसानी से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बदलता हूँ। कैलकुलेट ईपीएस ऑफ 2019 एंड 18 कंपैरेटिव फिगर। 2018 में एज्यूम करता हूँ कि प्रॉफिट था 7.5 मिलियन का।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये IS1 की एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो सबको पता होगी कि जब आप 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो साथ 2018 की कंपैरेटिव फिगर देते हैं आप, यानी कि पिछले साल की कंपैरेटिव फिगर देना ये IS1 की रिक्वायरमेंट है। ये सबको पता है, चाहे बैलेंस शीट बनाए, चाहे प्रॉफिट लॉस बनाए, चाहे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाए, चाहे नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाए, चाहे स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी बनाए, आप पिछले साल की कंपैरेटिव फिगर साथ देते होते हैं। चलो ये बात सबको पता है। तो जब आप इस साल की EPS शो करवाएंगे तो पिछले साल की कंपैरेटिव EPS भी शो करवानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए। बिल्कुल अहमद एजाज, आप जब इस साल की EPS शो करवाएंगे तो पिछले साल की EPS भी शो करवानी पड़ेगी। तो अब पिछले साल की, ये 2019 की आपने EPS कैलकुलेट की है, अब 2018 की EPS कैसे कैलकुलेट होगी? हाँ जी, पिछले साल प्रॉफिट कितना था? हरी अप। पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 7.5 मिलियन। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 0। पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? हरी अप बताइएगा, पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन थे। पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स वही थे जो इस साल के ओपनिंग थे 1 जनवरी को, 1 मिलियन। लेकिन हम यहां लिखेंगे 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। हालांकि थे 1.1 मिलियन। अब बोनस का सेकंड रूल, मैंने कहा था 2 रूल अप्लाई होंगे जब भी बोनस इशू होगा, 2 रूल अप्लाई होंगे। रूल नंबर 2, कंपैरेटिव EPS यानी कि पिछले साल की EPS will also be restated so as, इस तरह से, to incorporate, कि उसमें इफेक्ट आ जाए, incorporate the effect of bonus। अब इसमें फिर एक assumption ली जा रही है जो मैं दोबारा ब्रैकेट में लिखूंगा, जैसे मैंने रूल नंबर 1 में लिखी थी। बाय एज्यूमिंग, ये एज्यूम किया जा रहा है। आहा, क्या बात है। पहले रूल में देखिए क्या assumption लिखी थी ब्रैकेट में, कि बोनस साल के शुरू में इशू हुए थे और सारा साल एग्जिस्ट करते थे। अब देखिए हम assumption एक और हद आगे बढ़ गए हैं, हमने लिमिट ही क्रॉस कर दी। बाय एज्यूमिंग दैट bonus also existed in previous year, कि हम ना खाली ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस साल एग्जिस्ट करते थे सारा साल, बल्कि हम तो ये एज्यूम करेंगे पिछले साल भी एग्जिस्ट करते थे। इसकी लॉजिक बताए बगैर भी काम चल जाएगा, तो लॉजिक पूछना चाहते हैं या बस रटा लगा लेंगे खाली? लॉजिक है अहमद एजाज, कंसिस्टेंसी। कंपेरेबल बनाने के लिए आपने IS8 में एक लफ्ज पढ़ा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। हम इसलिए पिछले साल की EPS को भी चेंज करेंगे ताकि कंपेरेबल हो जाए। देखिए पता क्या होगा, अदरवाइज पता क्या होगा, मैं आपको ये बताऊं कि इस साल का प्रॉफिट, मतलब एग्जांपल के तौर पे 5 मिलियन है, पिछले साल भी 5 मिलियन था, 2019 में भी, 18 में भी। और नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताऊं कि इस साल 1000, पिछले साल 1000 थे, अब 1200 है। तो पता क्या, आप तो सर फाड़ देंगे डायरेक्टर्स का कि यार पिछले साल EPS 5 थी और अब EPS 5000 डिवाइड बाय 1200, 4.167 है। ये ऐसा क्यों किया है? मतलब EPS की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है शेयर होल्डर की नजर में, वो तो सर फाड़ देंगे कि आपने कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह
आजकल हम मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। मतलब शेयर होल्डर कंपनी को कहेगा कि आपने क्या किया ये कि ईपीएस 20% नीचे आ गई, कहाँ 5 थी 4 हो गई। तो डायरेक्टर उनको समझाएंगे तो लेकिन शेयर होल्डर को बात समझ नहीं आएगी। वो भाई मसला ये है कि 200 के बोनस शेयर इशू किया हमने और बोनस शेयर से पैसे थोड़ी आते हैं, तो प्रॉफिट थोड़ी बढ़ेगा। तो प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रॉफिट तो जितना पिछले साल था उतना इस साल है, तो प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुआ। हम शेयर होल्डर को समझा रहे हैं, वो कहेगा क्यों नहीं शेयर प्रॉफिट चेंज हुआ जी, आपने नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़े। हम उनको कहेंगे भाई ये बोनस शेयर है, इसके बदले में पैसे दिए हैं, तो उसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम ना पिछले साल की नंबर ऑफ शेयर्स को ही चेंज कर देते हैं ताकि कंपैरिजन में उसको बात समझ आए कि ईपीएस पिछले साल जितनी थी आज भी उतनी है। हाँ, शहनाज ने बिल्कुल ठीक कहा, हम बेसिस ऑफ कंपैरिजन सेम रखते हैं, जिसको ना इंग्लिश में कहते हैं लाइक वर्सेस लाइक, और उर्दू में कहते हैं कि घोड़े को घोड़े से कंपेयर करना चाहिए, कभी गधे को घोड़े से कंपेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करना चाहिए। तो अब ये सिमिलर है, अब कंपैरिजन बनता है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बोनस शेयर पिछले साल भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक हो गया, ताकि कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी रहे। रेहान क्यों आप वो मेरी ब्रेक लगवा देते हैं और रिवर्स गियर लगा देते हैं। फर्स्ट रूल की लॉजिक ये थी कि हम, पता नहीं क्या थी यार, मैं भूल गया, इतनी लंबी डिस्कशन की थी वो सारा, आप कहते हैं दोबारा बता दें। वो ये थी कि पहले 3 महीने का और अगले 9 महीने के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आता बोनस इशू होने से। तो बोनस, हाँ जी, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी कहते हैं इसको फैसल साहब। बोनस इशू करने से जब कैश ही नहीं आया, जब कैश ही नहीं आया तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे। तो पहले 3 महीने के प्रॉफिट और अगले 9 महीने के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम शेयर्स को भी वेट नहीं कर रहे। ले जनाब, हम पिछले साल के नंबर, हालांकि पिछले साल एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर वाकई आपने ठीक कहा 1 मिलियन थे, लेकिन हम एज्यूम करेंगे नहीं 1 नहीं थे, 1.2 थे। तो हम पिछले साल की ईपीएस को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। लेकिन ना एक मसला हो जाएगा, कुछ शेयर होल्डर होते हैं मेरी तरह जिन्होंने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी रद्दी में नहीं बेची थी, बल्कि पुरानी रद्दी में स्टोर में पड़ी हुई थी। उसको हमें शक हुआ कि यार कोई गड़बड़ है, पिछले साल तो ईपीएस ये नहीं थी। वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेगा ना, अगर उसको स्टोर में से मिल जाती है, अगर उसने अभी तक संभाल के रखी हुई है, तो 2018 की ओरिजिनल जब वो निकालेगा ना ओरिजिनल, तो उसके ऊपर पता है क्या लिखा होगा, 7.5 मिलियन प्रॉफिट एंड 1 मिलियन शेयर्स। तो 7.5 की ईपीएस लिखी हुई, वो देख के परेशान हो जाएगा, ये क्या किया है, पिछले साल तो 7.5 शो की थी। अब इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है उसमें पिछले साल की ईपीएस 6.25 शो करवाई जा रही है। ये कंपनी या तो पिछले साल झूठ बोल रही थी या इस साल झूठ बोल रही है। पिछले साल तो 7.5 बताया था हमें, अब हमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पिछले साल की 6.25 थी। तो यह पिछले साल कंपनी झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है। तो इसके साथ हम एक लफ्ज लिखते हैं ताकि शेयर होल्डर को कंफ्यूजन ना हो। हम साथ लिखते हैं 2018 रीस्टेटेड। रीस्टेटेड का मतलब है कि ये वो असल फिगर नहीं है जो पहले पब्लिश हुई थी, ये वो असल फिगर नहीं है जो पब्लिश पहले हुई थी। आपने अगर IAS 8 भी पढ़ा हो ना, आपको IAS 8 याद होगा, IAS 8 में भी ये लफ्ज लिखते हैं जब हम पिछले साल की फिगर चेंज करते हैं, रीस्टेटेड, ताकि देखने वाले को पता चले ये फिगर वो नहीं है जो पिछले साल पब्लिश हुई थी। फिर इसके साथ में एक स्टेरिक लगाते होते हैं और स्टेरिक को नोट्स में जाके एक्सप्लेन करते हैं कि ईपीएस क्यों चेंज करनी पड़ी।
EPS was restated to take effect of bonus. तो ये पढ़े लिखे शेयर होल्डर को तो समझ आ जाएगी बात, लेकिन अनपढ़ शेयर होल्डर को, जिसको ये टेक्निकल बातें नहीं पता, वो समझ नहीं आएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जिस पढ़े लिखे बंदे को बात समझ आ जाए काफी है हमारे लिए। ठीक हो गया। तो हम नोट्स में जाके बताते हैं कि हम ये फिगर चेंज कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो पिछले साल पब्लिश हुई थी। तो आज हमने बोनस के 2 रूल पढ़े। एक तो इसको एज्यूम करना है कि सारा साल ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वेट नहीं करना। और दूसरा ये कि पिछले साल की ईपीएस में भी इसका इफेक्ट लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम राइट इशू की। थके तो नहीं? पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं बोल बोल के थक गया हूँ। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि बस कर दें। नहीं यार, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। चलिए जी, कल कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको होम असाइनमेंट दे दूं, मीनवाइल आप जरा रुक जाए 1 मिनट के लिए। मैं आपको होम असाइनमेंट दे देता हूँ। पहले 3 क्वेश्चन, CA 1, 2, 3, ये पहले तीनों क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है। स्क्रीनशॉट भी दिलवा देता हूँ आपको। पहले 3 क्वेश्चन CI 1, 2, 3 आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। और कल बमुश्किल आधे घंटे की डिस्कशन हम करने के बाद कंसोलिडेशन पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो बी रेगुलर, कल से कंसोलिडेशन में रेगुलर रहना है आपने। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। एग्जाम्पल 2 है ये, एग्जाम्पल 1 का भी लेना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल 1 थी, बल्कि कंबाइन लेना चाहते हैं तो ये कंबाइन भी आ गया। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। CI 1, 2, 3 जलमीना, तीनों CIs। जी रेहान खान, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, लेकिन मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहा। आप मुझसे क्यों कंसोलिडेशन बेसिक पे मजीद टाइम लगवाना चाहते हैं? सी यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।